रात के 10 बज चुके थे। टेलीविजन बंद करके श्यामलाल बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद ही नहीं आ रही थी। आंखों के सामने बार बार निम्मो का चेहरा और गदराया बदन आ रहा था। 1 घंटे बाद श्यामलाल ने निम्मो को फोन किया। निम्मो, हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उधर से निम्मो की आवाज सुनाई दी। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आकर गोली दे दो और बाम भी लगा दो। अभी आती हूँ। कुछ देर बाद निम्मो कमरे में आ गई। सिरदर्द की गोली देते हुए वह बोली, यह दर्द कब हुआ बाबूजी? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? हाँ बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे, निम्मो ने कहा और श्यामलाल के माथे पर बाम लगाने लगी। कुछ देर बाद श्यामलाल ने अपनी बाहें निम्मो की कमर में डाल दी। बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? निम्मो ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं निम्मो, बस थोड़ा और मेरे पास आ जाओ। निम्मो ने कुछ नहीं कहा। वह श्यामलाल के निकट होती चली गई। कुछ देर बाद कमरे से निकलते हुए निम्मो ने कहा, अब तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया होगा। श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद आंखों से गायब थी। वे पुरानी यादों में खो गए। 2 साल हुए वह एक सरकारी महकमे से अफसर के रूप में रिटायर हुए थे। बेटा दिनेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में था। पत्नी सावित्री के साथ जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। एक दिन काम वाली शांति बाई एक जवान औरत के साथ आई और बोली, आप कह रहे थे कि ऐसी बाई चाहिए जो सुबह से शाम तक काम कर रह सके। यह निम्मो है, घर का सारा काम करेगी। यह हमारे गांव की है। आप किसी तरह की चिंता न करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसके साथ 5 साल का एक छोटा बेटा है। 2 साल पहले इसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। अब इसका गांव में कोई नहीं है। मैंने ही इसको यहाँ बुलाया है। निम्मो ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने निम्मो की ओर देखा। गदराया बदन, मोटी आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा। निम्मो को काम पर रख लिया गया। वह अच्छे ढंग से घर के काम करती। वह खाना भी बहुत लजीज बनाती थी। निम्मो के आने से सावित्री को भी बहुत आराम मिल गया था। वे निम्मो की बहुत तारीफ करती थी। कुछ दिन के बाद निम्मो को कोठी में ही एक कमरा दे दिया गया था, जहां वह अपने बेटे राजू के साथ रहने लगी। पास के एक स्कूल में राजू को दाखिला दिया गया। एक दिन सावित्री बीमार हो गई। इलाज कराने पर भी बीमारी बढ़ती चली गई और पता चला कि उन्हें कैंसर है। इलाज होता रहा पर सावित्री बच ना पाई। सावित्री की बीमारी के समय निम्मो ने भी बहुत सेवा की थी। सावित्री के आखिरी समय तक वह साथ रही थी। अमेरिका से दिनेश सा परिवार आया और कुछ दिन बाद वापस चला गया। इतने बड़े मकान में श्यामलाल अकेले हो गए थे। निम्मो उनका पूरा ध्यान रखती थी कि उनको कब क्या खाना है और कौन सी दवा लेनी है। यादों के समुद्र में डूबते तैरते उनको नींद आ गई। सुबह श्यामलाल की आंख खुली तो उनको रात की घटना याद आते ही चिंता हो गई कि निम्मो नाराज होकर या घर छोड़कर न चली जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। श्यामलाल ने देखा कि निम्मो का बर्ताव बिल्कुल सामान्य है। उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं है। निम्मो ने श्यामलाल को नाश्ता देते हुए कहा, बाबूजी, रात जो हुआ उससे मुझे डर है कि कहीं बच्चा ना ठहर जाए। ऐसा नहीं होगा निम्मो, मैं बाजार से गोलियां ला दूंगा। उसके बाद जब कभी श्यामलाल का मन होता तो निम्मो को कमरे में बुला लेते। एक दिन श्यामलाल ने कहा, निम्मो, यहाँ रहते हुए तुम किसी तरह की चिंता न करना। जब भी अपने लिए या राजू बेटे के लिए बाजार से कुछ खरीदारी करनी हो तो मुझसे रुपए ले लेना। ठीक है बाबूजी, निम्मो बोली। वह अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी उस पर इतने दयालु क्यों हो रहे हैं। वह बाबूजी की हर जरूरत जो पूरी कर देती है। निम्मो यह भी समझती थी कि यहाँ बाबूजी के पास बहुत अच्छा घर मिल गया है। यहाँ हर तरह की सुविधा व आराम है। एक दिन निम्मो रसोई में खाना बना रही थी। रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले सुरेंद्र की आवाज सुनाई पड़ी, आलू लो, प्याज लो, भिंडी लो, लौकी लो। सब्जी वाले की आवाज सुनते ही वह बाहर आ गई। पड़ोस की 2 औरतें सब्जी खरीद रही थी। एक औरत बोली, भाई सुरेंद्र, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो वैसे ही तुम्हारी सब्जियां भी बढ़िया, ताजा और साफ होती हैं। इनको ज्यादा छांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम जी, हमारा तो एक वसूल है कि जब पैसे पूरे लेते हैं तो सामान भी बढ़िया बेचना चाहिए।
इसीलिए तो मंडी से बढ़िया साफ सुथरी सब्जी खरीदते हैं। बेईमानी हमें पसंद नहीं है, सुरेंद्र ने कहा। तभी तो सभी लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, दूसरी औरत ने कहा। निम्मो सब्जी छांटने लगी। तभी सुरेंद्र ने कहा, कैसी हैं आप और बाबूजी व राजू बेटा, सब ठीक हैं? निम्मो ने कहा, बाबूजी को कौन सी सब्जी पसंद है? उनको भिंडी, तोरई, लौकी और करेला। और आपको? मुझे तो हर सब्जी पसंद है, निम्मो ने कहा। निम्मो ने सब्जी लेते समय जब भी सुरेंद्र की ओर देखा तो उसे लगा कि वह कुछ कहना चाहता है। जब वे दोनों औरतें सब्जी लेकर चली गईं तो सुरेंद्र ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो क्या? आपका मोबाइल नंबर मिलेगा, कुछ जरूरी बात करनी है, कहो ना। मैं यहाँ नहीं बता सकती। निम्मो ने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। सुरेंद्र ने चलते चलते पूछा, आपसे कितने बजे बात हो सकेगी? रात 9 बजे के बाद, निम्मो बोली और सब्जी लेकर घर में आ गई। रात के 9:30 बजे निम्मो के फोन की घंटी बज उठी। उस समय वह अपने कमरे में राजू के साथ थी। हेलो, निम्मो ने कहा। कौन? निम्मो ही बोल रही है ना? उधर से आवाज सुनाई दी। मैं ही बोल रही हूँ, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आप तो जानती हैं कि हम दोनों बिहार के एक ही जिले के हैं। मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, चंदन कॉलोनी में। मेरा छोटा सा मकान है। मेरी 8 साल की बेटी है। मेरी पत्नी की पिछले साल दिमागी बुखार से मौत हो गई थी। बेटी तीसरी क्लास में पढ़ रही है। सब्जी के काम से ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। अच्छी बात है। आपके बारे में मैं शांति आंटी से सब मालूम कर चुका हूँ। उन्होंने ही आपको यहाँ काम पर लगाया था। हाँ, कल मेरी छुट्टी रहेगी, मंडी बंद है। क्या आप मुझसे मिलने नेहरू पार्क आ सकती हैं? क्यों? कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, मेरा घर से निकलना जरा मुश्किल रहता है। आपको जो बात करनी है फोन पर ही कह दो, निम्मो ने कहा। वह जानती थी कि सुरेंद्र उससे क्या कहना चाहता है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पत्नी के रूप में मेरे घर आ जाएं। आपके राजू को पापा व मेरी बेटी को भी माँ मिल जाएगी। निम्मो चुप रही। क्या मेरी बात से नाराज हो गई आप? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। मैं 1-2 दिन में बता दूंगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। क्या? शादी के बाद आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने छोटे से घर परिवार को संभाल लेना। ठीक है, बता दूंगी, निम्मो ने कहा और मोबाइल बंद कर दिया। राजू बेटा सो चुका था। निम्मो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार सुरेंद्र का चेहरा आ रहा था। अगले दिन निम्मो शांति चाची से मिली। शांति चाची ने कहा, निम्मो, मैं सुरेंद्र को 5-6 साल से जानती हूँ। उसकी बहुत अच्छी आदत है। शराब नहीं पीता, गुटखा तम्बाकू भी नहीं खाता। वह तुझसे अगर शादी करना चाहता है तो मना मत करना। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी और उसका भी घर बस जाएगा। रात को अपने कमरे में पहुंचकर निम्मो ने सुरेंद्र के मोबाइल पर बात शुरू की। हेलो, हाँ निम्मो, कैसी हो? उधर से सुरेंद्र की आवाज आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस आपके फोन का इंतजार कर रहा था। क्या कुछ सोचा है अपने उस नए घर परिवार के बारे में? मुझे मंजूर है, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। सुरेंद्र की खुशी भरी आवाज सुनाई दी। अब मैं ज्यादा दिन आपको अपने से दूर नहीं रखूंगा। निम्मो काफी देर तक सुरेंद्र से बात करती रही। सुबह नाश्ता करने के बाद श्यामलाल अखबार पढ़ रहे थे। निम्मो ने कमरे में आते ही कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो निम्मो, कुछ रुपयों की जरूरत है क्या? नहीं बाबूजी, रुपयों की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ कि क्या कहना है? बाबूजी, मैं शादी कर रही हूँ। श्यामलाल चौंक उठे। अखबार से गर्दन उठाकर उन्होंने कहा, शादी कर रही हो? लेकिन क्यों? शादी क्यों की जाती है बाबूजी? मेरा मतलब है कि यहाँ तुम्हें किसी बात की परेशानी हुई है क्या? मैंने कुछ गलत बर्ताव किया है क्या? नहीं बाबूजी, आप तो बहुत अच्छे हैं। आपने इतने दिनों तक मुझे आसरा दिया, फिर क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? तुम किससे शादी कर रही हो? वह जो सब्जी का ठेला लेकर आता है, सुरेंद्र, वह हमारे ही जिले का है। उसकी पत्नी पिछले साल बीमारी में चल बसी थी। उसकी 8 साल की बेटी है। शांति चाची ने भी कह दिया है उससे शादी करने को। यह सुनकर उदास व दुखी श्यामलाल ने कहा, ओह निम्मो, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। तुमने यह नहीं सोचा कि
तुम्हारे बिना मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। तुम मुझसे कुछ और चाहती हो तो ले सकती हो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबूजी, मैं यहाँ तब तक ही रह सकूंगी जब तक आप हैं। उसके बाद मुझे यहाँ कौन रहने देगा और किस हक से रहूंगी। हमेशा रहने का हक पत्नी को है और मैं यह हक हासिल कर सकूं, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं कहाँ और आप कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। बाबूजी, श्यामलाल चुपचाप सुनते रहे। निम्मो ने आगे कहा, बाबूजी, मुझे जिंदगी ने एक बार फिर मौका दिया है कि मैं अपना घर बसा सकूं। यहाँ आपके पास रहकर तो मैं एक नौकरानी या रखैल ही रहूंगी ना। मैं रखैल नहीं, किसी की पत्नी बनना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने बेटे के साथ निश्चित होकर रह सकूं। अब मेरा क्या होगा निम्मो, इतने बड़े मकान में मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। बाबूजी, आप अकेले नहीं रहेंगे। शांति चाची से कहकर किसी न किसी बाई का इंतजाम हो जाएगा। कोई भी आ जाए निम्मो, पर तुम जैसी नहीं मिलेगी जिसने मेरी हर खुशी का ध्यान रखा। श्यामलाल ने निम्मो की ओर देखकर कहा, बाबूजी, जब तक आपके लिए किसी बाई का इंतजाम नहीं होगा तब तक मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। निम्मो, तुमने ठीक ही सोचा है। तुम्हारे सामने दो रास्ते थे, तुमने दूसरे रास्ते की ओर सही कदम बढ़ाया है। वैसे भी तुम्हारी सेवाओं को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। और हाँ, अपने नए घर परिवार में जाने के बाद कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। मैं तो यही कहूंगा निम्मो कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं। निम्मो ने मुस्कुराकर श्यामलाल की ओर देखते हुए कहा। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।